नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। जैसा कि पाठ 5 तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया और इस साल कोरोना महामारी की वजह से कई सारे चैप्टर कम कर दिए गए हैं, तो 6वां चैप्टर नदी और दरिया जो पाठ है उसको हमें इस साल अध्ययन नहीं करना है और उसमें से परीक्षा में प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला पाठ हम लोग पाठ 7 की तरफ बढ़ते हैं और जिसका नाम है मातृभूमि का मान। मातृभूमि किसको कहते हैं बच्चों? जिस स्थान पर, जिस जगह पर हम लोग जन्म लेते हैं, जहाँ पर हमारा जन्म होता है, बचपन में हमारा पालन पोषण होता है, उसको हम मातृभूमि कहते हैं। और वेदों में, साहित्यों में मातृभूमि को भी माँ की संज्ञा दी गई है। जननी जन्मभूमिश्च, भगवान राम ने भी कहा था कि जन्मभूमि माँ के समान है। तो मातृभूमि का मान, और जो भी शख्स होता है, जो भी इंसान होता है, उसको अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव होता है। आप लोग भी यहाँ दूसरे प्रदेश में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब कभी आप लोगों को अपने गांव जाने के लिए तैयारी होती है तो मन बड़ा खुश हो जाता है कि हम लोग अपने गांव चल रहे हैं। वो अपनी मातृभूमि है और मातृभूमि से सबको लगाव होता है। भगवान राम ने भी कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब भगवान राम रावण का वध कर लिए और इसके बाद सब कुछ क्रियाकलाप संपन्न हो गया, तो चलने की बारी आई, तो एक दिन भगवान राम लक्ष्मण से कहने लगे कि अपि स्वर्गमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, भले ही यह सोने की लंका है, लेकिन यह नमे लक्ष्मण रोचते, यह मन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, रुचिकर नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जो जन्मभूमि रूपी माँ है, जन्मभूमि होती है, वो स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी गरिमामय होती है, स्वर्ग से भी महान होती है। तो मातृभूमि का बड़ा महत्व है, बड़ा मान है। इसके कवि या लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी। इनका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 1908 गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और मृत्यु हुई 1974 में। और ये प्रेमी जी पत्रकार के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। आपने ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की रसात्मक प्रस्तुति हुई है और इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, बहुत सारी रचनाएँ हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अग्निगान, प्रतिभा, आँखों में आदि ये सभी कविता संग्रह हैं। रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं। बंधन, छाया, ममता ये सभी सामाजिक नाटक हैं। मंदिर बादलों के पार ये एकांकी है। सोहनी, महिवाल, दुल्ला भट्टी, ये देवदासी, मीराबाई ये संगीत रूपक है। ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एकांकी है। एकांकी क्या होता है? नाटक जो होते हैं, नाटक, उस नाटक में कई सारे अंक होते हैं, एक से अधिक अंक होते हैं। अंक बदलता है, दृश्य बदलता है, तो कई सारे अंक होते हैं। उसमें से अगर एक अंक का अध्ययन करें, एक अंक का, तो हम उसको कहते हैं एकांकी। एकांकी को अगर विच्छेद करके हम जानें तो इसको कहते हैं एक अंकी। एक धन अंकी बराबर एकांकी। ये एकांकी आकार में छोटा होता है, इसमें एक ही कथा होती है। नाटक में कई सारी कहानियाँ चलती हैं, लेकिन इसमें एक ही कथा होती है और इसमें आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेके अंत तक रोचकता बनी रहती है, नीरसता नहीं आती। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेमी जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने और मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए भी प्रेरित किया। इस पाठ में बच्चों कुछ सैनिक हैं जो दूसरे राज्य में सेना में नौकरी करते हैं और प्रसंग ऐसा बन जाता है कि जिस राज्य के वो लोग हैं वहाँ की सेना उस राज्य पर ही आक्रमण करने के लिए तैयार होती है। तो इसमें ये लोग अपनी मातृभूमि, जहाँ पर इनका जन्म हुआ, उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके मान के लिए ये लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो यही इसमें मातृभूमि का मान इस कहानी में दिया गया है।
तो इसमें कई सारे पात्र हैं। पात्र यानी नाटक में जो रोल करते हैं उनको हम पात्र कहते हैं। इसमें राव हेमू हैं, ये बूंदी के शासक हैं। बूंदी एक राज्य है तो वहाँ के राजा हैं। अभय सिंह ये मेवाड़ के सेनापति हैं। सेनापति जो सेना का संचालन करता है, सेना पर नियंत्रण रखता है, सेना को आदेश देता है। महाराणा लाखा ये मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ के राजा हैं। और वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला है। ध्यान देना आप लोग, मेवाड़ की सेना का सिपाही है, लड़ तो रहा है मेवाड़ की सेना की तरफ से, लेकिन रहने वाला है बूंदी का। तो यहाँ पर चारणी और वीर सिंह के साथी और कुछ लोग हैं। चारणी हैं जो नौकर चाकर हैं, वीर सिंह के कुछ साथी हैं, वो भी इस नाटक में कुछ उनका पात्र है। तो पहला दृश्य है नाटक, जब नाटक का जब पर्दा उठता है तो वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। राव हेमू मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। वहाँ पर राव हेमू बूंदी के शासक हैं, वो मेवाड़ के सेनापति जो अभय सिंह हैं, ये दोनों लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। राव हेमू सिंहासन पर बैठे हैं, अभय सिंह बगल में बैठे हैं। वहाँ पर आपस में बातें चल रही हैं। अभय सिंह कहते हैं, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। देखो बच्चों, जब भी किसी एक राज्य के शासक दूसरे राज्य से बातचीत करते हैं तो वो दूत भेजते हैं और दूत लोग जा कर के ही कोई बात, अपनी बात रखते हैं, राजा की बात रखते हैं। तो अभय सिंह कहते हैं, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। यानी महाराणा जो मेवाड़ के राजा हैं वो सिसोदिया वंश के हैं और जो बूंदी के राजा हैं वो हाड़ा वंश के हैं। तो कहते हैं कि हमारे जो सिसोदिया वंश के राजा हैं हाड़ाओं को पहले से ही बहुत आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। तो राव हेमू कहते हैं, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? यदि आप लोग सिसोदिया वंश के लोग हाड़ाओं को आदर देते हैं, स्नेह देते हैं, तो आप ये क्यों कहने आए हैं कि आप मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लो, मेवाड़ के अधीन हो जाओ, मेवाड़ को अपने से ऊंचा मान लो, यानी ये आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? तो अभय सिंह कहते हैं, महाराज हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? महाराज हम लोग जो राजपूत राजा हैं आपस में बड़े बिखरे हुए हैं, बड़े छिन्न भिन्न हैं, असंगठित हैं, और यदि कोई विदेशी ताकत हमारे ऊपर आक्रमण करती है तो ऐसे बिखरे हुए रह करके हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति का एक केंद्र के अधीन रखें और हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहें और उसका एक केंद्र हो। तो राव हेमू कहते हैं, और वह केंद्र है चित्तौड़। आपके कहने का मतलब है कि वह केंद्र चित्तौड़ है, यानी महाराणा मेवाड़ के महाराजा वो केंद्र बनेंगे और केंद्र बनेगा चित्तौड़। अभय सिंह कहते हैं, महाराज आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। आज रोज जो राजपूत राजा आपस में बिखरे हुए हैं उनको एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है और इस सभी को एकजुट करने की अगर किसी में ताकत है तो वह है महाराणा लाखा में। महाराणा लाखा मेवाड़ के राजा ही सबको एकत्र रख सकते हैं। तो राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। ताकत वक़्त की बात मत करिए अभय सिंह, हर राजा को अपनी ताकत पर नाज है। तो अभय सिंह कहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। लेकिन ताकत तो है महाराज, लेकिन जो अनुशासन नहीं है, हम लोग एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है, इसकी वजह से देश कई टुकड़ों में बटा हुआ है। तो राव हेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। अगर हमारे ऊपर कोई प्रेम का अनुशासन मनाने के लिए आए तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, हाड़ा वंश हमेशा तैयार है। लेकिन शक्ति का अनुशासन हम कभी नहीं मानेंगे। कोई हमें अपना गुलाम शक्ति से, ताकत से बनाना चाहे तो हम नहीं बनेंगे। प्रेम से कोई बनाना चाहे तो भले बन जाएंगे,
लेकिन ताकत का गुलाम नहीं बनेंगे। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। बूंदी स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र रहेगा। और रही बात आदर की, तो हम भी जैसे महाराणा लाखा हमारा आदर करते हैं तो हम भी महाराणा लाखा का आदर करते रहेंगे। अधीन होकर किसी की सेवा करना हम पसंद नहीं करते हैं। तो अभय सिंह कहते हैं तो फिर मैं जाऊं, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। तो राव हेमू कहते हैं आपकी इच्छा, और इसके बाद दोनों चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं और इसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, इस जो पहला अंश है, पहला दृश्य है, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि महाराणा लाखा अपने सेनापति अभय सिंह को बूंदी के शासक राव हेमू के पास भेजते हैं और कहते हैं कि हम लोग एकजुट हो जाएं और महाराणा लाखा इसके लीडर बने, इसके नेता बने। तो बूंदी के शासक इससे साफ साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम किसी का अधीनता, किसी की गुलामी हम स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, अगर वो प्रेम का अनुशासन मनाने के लिए आए तो भले हम मान जाएं, लेकिन अगर आप कहें कि खाली महाराणा लाखा ही ताकतवर हैं और उन्हीं को लीडर बनना चाहिए, तो ये चीज़ हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बाद दोनों चले जाते हैं। तो पहला दृश्य यहाँ समाप्त हो जाता है और इसके बाद दूसरा दृश्य जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।